सुप्रभात बच्चों। मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब पाठ का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे, उसके सारांश को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले लेखक के बारे में बात कर लेते हैं कि बड़े भाई साहब पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनका हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ऐसे अनेक उपन्यास हैं जिसको लिख करके मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य का सेवा की हुई है। आए अब पाठ के बारे में देखते हैं। बड़े भाई साहब पाठ में दो भाइयों की कथा है, जिसमें बड़े भाई की उम्र 14 साल और छोटे भाई की उम्र 9 साल है। दोनों भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, गांव से दूर हैं वो, और हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े भाई कक्षा 9 में पढ़ते थे और छोटा भाई कक्षा 5 में। बात करें बड़े भाई साहब, शिक्षा जैसी अमूल्य चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि नींव मजबूत हो तो उस पर अच्छा से अच्छा मजबूत मकान बनाया जा सकता है। इसीलिए यही धारणा के कारण वो एक ही क्लास में कभी कभी 1 साल, कभी 2 साल और कभी कभी 3 साल भी लगा देते थे। तो उनका मानना ये था, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक जो उस पर मकान बनाएंगे हम, वह मजबूत नहीं बन सकता है। और बड़े अध्ययनशील थे वे। जब भी हमेशा किताबें खोल करके पढ़ा करते थे। जब भी उनका दिमाग थक जाता था, कुछ थकान महसूस होती थी, तो वह किताब पर जो खाली जगह बचती थी उस पर कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाना शुरू कर देते थे, या एक ही शब्द को कई बार लिखना शुरू कर देते थे, या कभी कभी ऐसी पंक्तियां लिखते थे जिसका कुछ अर्थ ही समझ में नहीं आता था। छोटा भाई इन सारी चीज़ों को देखा करता था। उसको लगता था कि वास्तव में पढ़ाई बहुत ही कठिन है। भाई साहब इतनी देर तक पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस चित्र के बारे में, जो चित्र वो बनाते थे, जो पंक्तियाँ लिखते थे, उसके बारे में उसकी हिम्मत ना होती थी कि वह पूछ सके कि इस चित्र में आपने क्या लिखा हुआ है। अब बात करें छोटे भाई की। छोटा भाई बिल्कुल इनके विपरीत था। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह खेल कूद में अपना सारा समय निकालता था। जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला, बड़े भाई से नज़रें बचा करके वह तुरंत ग्राउंड में पहुंच जाता था और वहां पर खेलना शुरू कर देता था। कभी वह गेट पर चढ़ करके आगे पीछे इस तरीके से आना जाना, जैसे प्रतीत होता है कि वह मोटर बाइक का आनंद ले रहा हो, या फिर कभी कागज़ के तितलियां बना करके उसको उड़ाना शुरू करता था। तो ऐसी कई सारे क्रियाकलाप किया करता था। लेकिन इन सारे क्रियाकलाप के पश्चात, खेलने के पश्चात, जब वह कमरे में आता था तो बड़े भाई साहब का सामना करना होता था। और बड़े भाई साहब बहुत ही रौद्र रूप में होते थे, गुस्से में होते थे, और उनका पहला प्रश्न होता था, कहाँ थे? इसका उत्तर वह बिल्कुल चुपचाप मौन ही रहता था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कह तो सकता था वह मैं बाहर खेलने गया था, परंतु इतना मान सम्मान था, इतना डर था, उस कारण वह कुछ उनसे कह नहीं पाता था। और फिर बड़े भाई साहब लेक्चर देना शुरू कर देते थे, उसको डांटना शुरू कर देते थे कि अगर इसी तरीके से पढ़ोगे तो कैसे पास होगे, या फिर अगर ऐसे ही पढ़ना है तो आप घर चले जाओ। क्यों दादाजी की, पिताजी की जो कमाई है उसको आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो? आपको नहीं पढ़ना है तो आप घर चले जाइए। और कभी कभी उसको लगता भी था कि पढ़ाई इतनी टफ है, इतनी कठिन है कि शायद मुझसे ना हो पाए, और वह अपना निर्णय ले लेता था कि मुझे गांव में अपने दादाजी के साथ ही खेती करना ही मंजूर है, मुझे गांव में रहना ही मंजूर है, मुझे ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन थोड़ी देर पश्चात उसकी निराशा के बादल छट जाते थे और वह एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाता था और सोचता था इसी टाइम टेबल के अनुसार से मैं पढ़ाई करूंगा। जैसे हम लोग बनाते हैं कि एक टाइम टेबल बना लेंगे, किसी ने डांटा, पिताजी ने डांट दिया, माता जी ने डांट दिया, तो हम टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर देते हैं। हो सकता है पहले दिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, लेकिन दूसरे दिन स्थिति अलग हो जाती है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर छोटे भाई के साथ हो रही है। उसने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन जैसे दूसरे दिन पढ़ने की बात आई, बाहर देखता है कि लोग खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई वहाँ पर जाकर के
कबड्डी खेल रहा है या बाहर का प्राकृतिक दृश्य देख करके उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था और वो सोचता था किस तरीके से नज़र बचा करके मैं अपने खेलने के लिए चला जाऊं, और वह नज़र बचा करके धीरे से कमरे से बाहर निकल जाता था और बाहर खेलना शुरू कर देता था। अब स्थिति ये आई कि वार्षिक परीक्षा हुई। वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, बड़े भाई साहब ने इतनी मेहनत की, इसके पश्चात भी वह फेल हो गए और छोटा भाई खेल कूद करके पास हो गया। अब यह जब स्थिति आ गई तो उसका एक बार मन हुआ कि आज तो बढ़िया संयोग है कि बड़े भाई को जाकर के सुना दे, उनको कुछ ना कुछ कह दे कि आपने तो बहुत दिन भर पढ़ाई की थी, पूरे रात पढ़ते रहते थे, पूरे दिन पढ़ते रहते थे, और क्या हुआ, फेल हो गए। और देखो मैं तो खेल कूद करके पास हो गया। लेकिन फिर बाद में उसको यह सारी बातें लज्जास्पद लगी, अरे मैंने ये क्या सोच लिया, गलत है। बड़े भाई साहब का रोब जो था वह भी अब छोटे भाई पे थोड़ा सा कम हो गया था और छोटा भाई भी इसका फ़ायदा उठाने लगा। वह क्या करता था कि जब तक उसका पढ़ने का मन किया पढ़ा, नहीं तो फिर वह खेलना शुरू कर दिया करता था। अब ऐसे ऐसे एक बार दो बार वह खेलने ऐसे निकल जाता था। इस स्थिति को देख करके बड़े भाई साहब को फिर एक दिन गुस्सा आया और जैसे ही वह प्रवेश किया कमरे में, उसे सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें घमंड हो गया है। पहली बार किसी भी तरीके से हो सकता है कि किसी तुक्के में आप पास हो गए होंगे, ठीक है, या किसी ने नकल करा दिया होगा, अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, एक आध बार ही लगती है, बार बार नहीं लगता है। एक ही बार कोई व्यक्ति ऐसे खेल कूद के पास हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। और तुम्हें घमंड हो गया है, और यह घमंड तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा नहीं रहता है, बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जो भी घमंड करता है उसका नाश हो जाता है, चाहे वह रावण रहा हो या फिर अंग्रेज रहे हो। बहुत सारे उदाहरण वो देते हैं वहाँ पर, रावण का उदाहरण देते हैं, अंग्रेजों का उदाहरण देते हैं कि कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उनका नामो निशान यहाँ से मिट गया। जब तुम मेरे दर्जे में आओगे, अब थोड़ा सा पढ़ाई का भय दिखा रहे हैं, जब तुम मेरे दर्जे में आओगे तब पता चलेगा तुम्हें कि ज्योमेट्री क्या होती है। AVC की जगह AVC तुमने लिख दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगी। जैसे कोई त्रिभुज बनाते हैं, कोई कोड बनाते हैं, उस कोड का नाम हमने लिख दिया कि अ ब स, और अ ब स की जगह अ स ब आपने कर दिया तो पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। हिंदी में कोई एक निबंध दे दिया कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, और निबंध भी 4 लाइनों में लिखना है, 4 पेजों में लिखना है। अब जो एक पेज की बात है, एक लाइन की बात है, उसको 4 पेजों में कैसे लिख सकते हैं? तो यह एक बड़ी समस्या की बात थी। उसको बहुत डराना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उन्होंने सारे विषयों के बारे में जिक्र किया और सारी कठिनाइयों के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना होगा आपको। अंग्रेजी में इतने सारे हेनरी हैं, इतने सारे लोगों का जीवन परिचय कैसे याद करोगे आप? कहीं हेनरी 7वें की जगह 8वां लिख दिया तुमने तो सारा गलत हो जाएगा। इतना सब कुछ कहने के बाद वो छोटा भाई चुपचाप सुनता रहा। उसे ये लग रहा था कि कब यह लेक्चर ख़त्म हो, कब ये डांटना मुझे बंद करें। लेकिन वह घड़ी नज़दीक ही आ गई कि स्कूल का समय निकट था और उपदेश उनका समाप्त हुआ। वो पढ़ने गए और ऐसे बीच बीच में उसे भाई साहब डांटा करते थे। अंततः एक बार फिर सालाना एग्ज़ाम हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, और वार्षिक परीक्षा में एक ऐसी दुर्घटना सी घटी जो कि बड़े भाई साहब को बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली थी। इसमें बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद वह फेल हो गए, परंतु छोटा भाई खेल कूद कर पास ही नहीं हुआ, बल्कि वह अव्वल आया, पूरी क्लास में फर्स्ट आ गया वो। अब तो उसको यूँ समझो कि पर निकल आए थे, वह बिल्कुल स्वच्छंद हो गया था। अब उसे डर नहीं रहा बड़े भाई साहब का कि ठीक है, कहेंगे तो कहेंगे, मैं भी कह दूंगा उनको। ऐसा कुछ विचार उसके मन में आ गया। और इधर बड़े भाई साहब की स्थिति ऐसी बन गई कि काटो तो खून नहीं, बिल्कुल निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध रह गए वो। कितनी परिश्रम के बाद भी मैं फेल हो गया। और अब उनका भी मन छोटे भाई को डांटने का नहीं करता था। वो भी छोटे भाई से डांटने से थोड़ा सा हिचकते थे, जो बात बात पर उसको टोकना शुरू कर देते थे। अब उसकी एक दो गलतियों पर तो वो ऐसे ही पर्दा डाल दिया करते थे। लेकिन छोटा भाई भी ज़्यादा ही जब स्वच्छंद हो गया, स्वतंत्र हो गया, दिन दिन भर घूमने लगा
और उसे एक नया शौक़ लग गया कनकौवे उड़ाने का। कनकौवे का अर्थ है यहाँ पर पतंग उड़ाने का। उसे पतंग उड़ाने का शौक़ लग गया, तो वह पूरा सुबह निकलता था, शाम तक ही लौटता था। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक दिन शाम को बड़े भाई साहब टहल रहे थे, और इसी बीच में छोटा भाई किसी पतंग के पीछे, पतंग कटी हुई थी और वह नीचे गिरने वाली थी, उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे लड़के दौड़ रहे थे, उसमें छोटा भाई भी शामिल था। दौड़ते 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 एकाएक वह अपने बड़े भाई साहब के सामने उपस्थित हो जाता है, उनसे टकरा जाता है कह सकते हैं। और बड़े भाई साहब ने जब यह स्थिति देखी अपने छोटे भाई की, तो फिर से उन्होंने उसे उपदेश देना शुरू किया। अब तक उपदेश जो होते थे बड़े ही कड़े लफ्ज़ों में होते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने समझाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अरे, तुम तो 8वीं जमात में आ गए हो, 8वीं कक्षा में आ गए हो, मुझसे 1 साल ही पीछे हो। 8वीं में आने वाले लोग पहले तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर बन जाया करते थे, वह तहसीलदार बन जाया करते थे, और तुम इन बच्चों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ तुम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा भी तुम्हें अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं है कि तुम 8वीं कक्षा में हो? इस तरीके की बातें उन्हें करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, तुमने तो अपने आत्मगौरव की हत्या कर दी है अपने आप ही, तुम्हारा जो मान सम्मान है उसको अपने आप ही कम कर दिया है। देखो, मैं बेशक एक दर्जा, तुम मुझसे एक दर्जा नीचे ही हो सकता है कि अगली बार जब परीक्षा हो मैं फिर से फेल हो जाऊं और तुम मेरे आगे आ जाओ, मेरे समकक्ष हो जाओ, या फिर मैं फिर फेल होऊं और तुम मुझसे आगे चले जाओ। लेकिन याद रखना कि तुम बेशक कितनी भी आगे मुझसे निकल जाओ, मैं रहूँगा तुमसे बड़ा ही, मेरा अनुभव तुमसे ज़्यादा होगा। अब उन्होंने एक अनुभव की बात की यहाँ पर कि देखिए, बेशक हमारे माताजी अनपढ़ हैं, पिताजी 5वीं 6वीं तक ही पढ़े होंगे, परंतु हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, अपने पिताजी को उपदेश नहीं दे पाएंगे। उनका जो अनुभव होगा, वो बेशक ये नहीं जानते हो कि ग्रह कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, लेकिन उनका जो तजुर्बा है वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए अनुभव जो होता है वह बहुत अधिक होता है, और इस अनुभव के नाते मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे हमेशा बड़ा ही रहूँगा। तुम बेशक एमफिल कर लो, डीलिट कर लो, या अनेक उपाधियाँ धारण कर लो, लेकिन मेरी तजुर्बे की, मेरे अनुभव की बराबरी आप नहीं कर सकते हो। इस तरीके से समझाया उनको। और फिर एक उदाहरण दिया कि यदि मैं कभी बीमार हो जाऊँ, यदि मैं परेशान हो जाऊँ, तो तुम घबरा जाओगे और तुम तुरंत पिताजी को फ़ोन करोगे, पिताजी आएंगे और पिताजी आकर के मेरा उपचार कराएंगे। लेकिन यदि पिताजी यहाँ पे होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, वो कहीं नहीं फ़ोन करते, वो मेरा उपचार कराते। या फिर एक उदाहरण दिया उन्होंने हेडमास्टर साहब का कि हेडमास्टर साहब हैं अपने, और उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन सारी तनख्वाह ले जा कर के अपनी माँ को देते हैं, और माँ ही घर चलाती है, माँ ही उनकी उस तरीके से उनके परिवार को चलाती है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं काम कर रही है, यहाँ पर अनुभव की बात हो रही है। तो इसलिए तुम ये मत समझ जाओ कि तुम मेरे समीप आ गए हो और तुम स्वतंत्र हो गए हो। मेरे रहते तुम गलत रास्ते पर नहीं चलने पाओगे। कुछ भी हो, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलने नहीं दूंगा, और यदि तुम इस तरीके से नहीं माने तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार करके तुम्हें समझा सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हैं, परंतु यदि तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। फिर उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, मेरा भी मन करता है खेलने का, मेरी भी इच्छा होती है खेलने की, मेरा भी मन करता है कनकौवे उड़ाने का, मेरी भी इच्छा होती है चल कर के तुम्हारे साथ खेलने की। लेकिन यदि मैं ही खेलना शुरू कर दिया, मैं ही जा कर के दिन भर पढ़ाई छोड़ कर के खेलना शुरू कर दिया, तो फिर तुम्हें कौन समझाएगा? मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का मुझे निर्वाह भी करना है। इसलिए अगर तुम थोड़ा सा भी गलत करोगे तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मुझे थप्पड़ तुम्हें देना पड़ जाएगा। इतनी सारी बातें जब उन्होंने कहा, तब जाकर के छोटे भाई को अपनी हीनता का अनुभव हुआ और उसकी आंखें सजल हो गई।
बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप बड़े हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे। इसी बीच में एक पतंग कहीं से कट करके आई होती है और दौड़ करके बड़े भाई साहब पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ते हैं और हॉस्टल की तरफ जा कर के फिर अपने छोटे भाई को दे देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े भाई साहब कनकौवे क्यों पकड़ने लग गए? अब तक तो वो बिल्कुल घृणा करते थे, उनके अंदर भी बच्चों जैसा हृदय था, लेकिन अपने बड़े छोटे भाई को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, उसे सही मार्ग दिखाने के लिए, उसको पढ़ाई की तरफ सचेत करने के लिए हमेशा उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन किया था। यदि वही गलत रास्ते पे जाते तो छोटा भाई भी गलत रास्ता अपना लेता, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। शायद वह जो थोड़ा बहुत पढ़ करके अच्छे खासे नंबर ला रहा था, या तो फेल ही हो जाता या तो कम नंबर आते। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पाठ में बड़े भाई साहब ने अपने दायित्व का अच्छी तरीके से निर्वहन किया है। अनुभव जो होता है वो हमेशा श्रेष्ठकर होता है। तो उम्मीद करता हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।